हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और आपका प्यारा चैनल केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, इसको इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ये तुरंत ही अपना 1000 सब्सक्राइबर क्या कर लें, पार कर लें। तो आप सभी लोग, मेरे भाइयों बहनों, सभी लोग इसका सपोर्ट करें, तभी मैं आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा और दे भी रहा हूं। तो आप सभी लोग इसका सपोर्ट करेंगे। तो आपका प्यारा चैनल केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में आज आप सभी का स्वागत है। आपका प्यारा दोस्त मनोज यादव फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा, यहाँ पे आपको दिख गया होगा, है ना, जो कि अपना आपका थंबनेल है, वहाँ पे भी आपको पता चल गया होगा। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, यारों को, सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे ले आकर बताइए कि चलिए वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि सभी लोग अपने यार दोस्तों को बता करके ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारी वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे थोड़ा जन्मजात से रिलेटेड है ना बच्चों। किससे रिलेटेड है? जन्मजात से रिलेटेड है। आइए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो समस्थैतिकता होती क्या है ना बच्चों। जो आज हमारा टॉपिक है समस्थैतिकता, क्या है दोस्तों? समस्थैतिकता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? होमियोस्टैसिस। ठीक है, समस्थैतिकता। आइए बच्चों समझते हैं समस्थैतिकता होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, समस्थैतिकता एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, चलती रहती है ना। देखो, इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, ये जानना आपको सबसे जरूरी बात है। तो आइए दोस्तों देखते हैं समस्थैतिकता की खोज किसने किया बच्चों? वाल्टर काइनिन। ठीक है, वाल्टर काइनिन ने इसकी क्या किया है, खोज किया है। कब किए हैं? 1800। कब किए बच्चों? 1832 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि इसकी खोज किन्होंने किया है। तो चलिए अभी हम इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठनों को, ठीक है बच्चों, शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठनों को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समस्थैतिकता कहलाती है। सही बच्चों, क्लियर दिख रहा है ना। चलिए तो आप लोग समझिए, शरीर के अंतः वातावरण में, ठीक है, रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? समस्थैतिकता कहते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों, है ना, सही है। चलिए अब हम देखिए समझते हैं क्यों ये हमने अभी बताया आपको कि ये जन्मजात से रिलेटेड है। तो आइए बच्चों इसको भी समझ लेते हैं कि जन्मजात से कैसे रिलेटेड है या फिर नहीं रिलेटेड है। तो जो समस्थैतिकता होती है बच्चों, ये क्या होती है? जन्मजात से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। पर हाँ एक बात है, जो हमारे बच्चे लोग हैं या जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, मनुष्य रूपी प्राणी जो है, उसके शरीर में क्या होता है, बाह्य वातावरण तथा भौतिक जो रासायनिक दशाएं परिवर्तन होती रहती है, वो क्या होती है? जब छोटा सा बच्चा होता है तभी से वो अपनी बॉडी को क्या करने लगता है, मेंटेन करने लगता है ना। क्या करने लगता है? जो छोटा सा बच्चा होता है, छोटू जिसे कहते हैं, ललना, है ना, वो क्या करने लगता है, अपनी बॉडी को इस वातावरण के अनुसार ढालने लगता है ना। तो ये क्या हो जाता है, उसके ये जन्मजात जो उसमें पाई जाती हैं अवस्थाएं, जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए, तो ये जो समस्थैतिकता होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। जन्म से ही होता है वो अपनी बॉडी को क्या करना, एक सुरक्षित बनाए रखना। ठीक है, इतनी बात अब क्लियर हो गई कि नहीं हुई? हो गई ना। चलिए अब हम समझते हैं, आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन देखते हैं बच्चों, है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है।
आइए देखते हैं। शरीर के अंतः वातावरण, शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन को क्या करते हैं, को स्थिर, ठीक है, को स्थिर एवं संतुलित, क्या बच्चों, संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया को समस्थैतिकता कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? क्लियर हो गई सभी को? चलिए अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट होता है कि जो सजीव, समस्त जीव में बाह्य तथा, ठीक है, बाह्य वातावरण तथा भौतिक रासायनिक परिवर्तन, समस्त जीवों में बाह्य वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन की जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं? भौतिक परिवर्तन को संतुलन, ठीक है, संतुलन बनाए रखने की अवस्था, ठीक है, जो अवस्था होती है वो कैसी होती है? जन्मजात पाई जाती है, ठीक है, कैसी पाई जाती है? जन्मजात पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, है ना? तीसरा पॉइंट सभी को क्लियर दिख रहा है? चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका अगला क्या है, ठीक है। अगला बोल रहा है इसमें उदाहरण, क्या बोल रहा है? उदाहरण। तो सभी लोग उदाहरण डाल लीजिए, है ना? उदाहरण क्या है? जैसे मनुष्य के शरीर का ताप नियंत्रक, ठीक है, नियंत्रण क्या होता है? मनुष्य के शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है ये किसके कारण होता है? ये हमारी जो समस्थैतिकता जो क्या होती है, प्रक्रिया होती है, उसके कारण होता है, ठीक है। आंतरिक ताप का क्या करना? स्थिर बनाए रखना, ठीक है। मनुष्य के आंतरिक ताप को स्थिर बनाए रखना, ठीक है बच्चों। ये किसके उदाहरण हैं? समस्थैतिकता के उदाहरण हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी किडनी होती है बच्चों, वो क्या करती है? ठीक इसी प्रकार से हमारी किडनी, ठीक है, या हमारी वृक्क विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के द्वारा, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के उत्सर्जी अंगों के माध्यम से
बाहर निकाल करके क्या करती है बच्चों, हमारे शरीर के बैलेंस, ठीक है, करके संतुलन बनाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का क्या बनाती है, करके संतुलन बनाती है। ठीक है, किसका संतुलन बनाती है, शरीर का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, है ना, क्या करती है, संतुलन बनाती है। तो क्लियर हो गई बात। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा समस्थैतिकता। आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हुआ था, ये थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना समझा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, पूरा क्लियर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको एक फिर से नया टॉपिक आ गए हैं। ठीक है, नया टॉपिक क्या है हमारा, नया टॉपिक है हमारा पादप में उत्सर्जन। क्या है, पादप में उत्सर्जन। तो चलिए अब हम स्टार्ट ही कर दिए हैं, तो स्टार्ट कंटिन्यू बने रहिए। तो बच्चों, जो हमारा पादप में उत्सर्जन होता है, ये कितने तरीके से होता है, ये 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है पहले देख लीजिए। ठीक है, तो पादप में उत्सर्जन 3 प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, पहला कौन सा है, पहला है हमारा जो तरल पदार्थों का क्या होता है, तरल पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है, तरल अपशिष्ट पदार्थों का, है ना बच्चों, तरल अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है, दूसरा है हमारा गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। है ना बच्चों, क्लियर दिख रहा है सभी को। ठीक है, आइए हम तीसरा देखते हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये तीनों जो हमारे हैं, ये पादप में पाए जाने वाले उत्सर्जन है। इनको हम अब बारी बारी से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। तो चलिए अब हम बारी बारी से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला पॉइंट आप लोग डाल लीजिए। ठीक है, किसका, चलिए हम बात करते हैं पहले गैसीय अपशिष्ट पदार्थ का। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है बच्चों, घबराने की बात नहीं है कि सर हमारे जो हैं ये बीच से उठा के क्या करने लगे, पढ़ाने लगे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी, मैं अभी आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं पौधों में जो होता है, ठीक है, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ कैसे उत्सर्जित होता है। देखिए बच्चों, जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियों में, ठीक है, पौधों की पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, रंध्र पाए जाते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उन्हीं रंध्रों की सहायता से, उन्हीं रंध्रों की सहायता से CO2 हमारा क्या है, अपशिष्ट है। ठीक है, CO2 का उत्सर्जन होता है। ठीक है बच्चों, अब देखना रंध्र से क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, रंध्रों से क्या होता है, CO2 का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और बच्चों देखिए, पौधों के ही तनों में, ठीक है, तनों में वात रंध्र पाया जाता है।
ठीक है, जिससे क्या होता है यहाँ भी जिससे CO2 का उत्सर्जन होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ। देखिए, जो पत्ती होती है, पत्ती में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। तो वहाँ से भी क्या होता है, हमारे जो अपशिष्ट गैस होती हैं, एक्सेस मात्रा में जो मतलब भोजन बनाने के पश्चात बच जाती हैं, तो उनको निकाला जाता है ना। अब देखिए क्या होता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो सुबह के टाइम क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और शाम के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जब देखो, जब ये क्या करेंगे, जब पौधे पत्तियों से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है? नाइट में भोजन बन रहा है। जब यहाँ पे वातरंध्र तनों में भी पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं, वहां से भी क्या होता है? CO2 का निष्कासन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना सभी को? चलिए तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब CO2 अधिक मात्रा में हो जाती है, तब क्या होता है? ये दिन के समय होता है। कहाँ पे होता है ये? कब होगा? अधिक मात्रा में जब हो जाएगी तो रात में रिलीज करते हैं ना, तो रात्रि में, ठीक है बच्चों, यहाँ पे रात्रि में। और फिर क्या होता है? दिन में क्या होता है? दिन में O2 रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? O2 उत्सर्जित होता है, ठीक है, उत्सर्जित होता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बताइए सभी लोग, है ना। क्या करते हैं? रात में CO2 और दिन में O2। कौन छोड़ता है? प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात सभी को? आ गई कि नहीं आ गई? है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए अब हम दूसरा इसी में देखते हैं। अगला, जो हमारे काष्ठीय पादप होते हैं, उनमें क्या होता है? काष्ठीय पादप के तनों में उपस्थित वातरंध्र द्वारा, ठीक है, काष्ठीय पादप, आइए देखते हैं। काष्ठीय पादप में वातरंध्रों की सहायता से गैसीय उत्सर्जन होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई है ना? सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये वातरंध्र हो गए और यहाँ पे ये रंध्र हो गए। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए। इस प्रकार पौधों में रंध्रों एवं वातरंध्रों की सहायता से क्या होता है? गैसीय उत्सर्जन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया गैसीय अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन कैसे होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? क्लियर हो गई? चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, चलिए बच्चों, तो आप समझिए, आप सभी लोग आप समझिए। अब हम बात करेंगे तरल पदार्थ का। ठीक है, जो तरल अपशिष्ट के रूप में क्या होते हैं? निष्कासित होते हैं, कौन कौन से हैं और कैसे उनका उत्सर्जन होता है। तो आप सभी लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इसमें क्लियरिटी लाने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। दूसरा क्या बदल देंगे? कैमरा दूसरा बदल देंगे, ठीक है, DSLR का ला देंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं, क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे तरल अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। ठीक है, तरल अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन पादप में श्वसन के दौरान वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, उससे क्या होता है? अधिक मात्रा में जल का निष्कासन होता है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पादप में, ठीक है, पादप में किसके दौरान, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान वाष्पोत्सर्जन, वाष्पो, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन पादप में श्वसन के दौरान वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा अधिक मात्रा में जल का उत्सर्जन होता, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो तरल अवशिष्ट पदार्थ कौन है, जल है, ठीक है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो क्या होगा, हमारा जल अधिक मात्रा में निष्कासित होगा। कुछ पादपों में जल का निष्कासन, ठीक है, रंध्रों से। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। कुछ पादपों में जल का उत्सर्जन रंध्रों से होता है ना, रंध्रों से जलवाष्प द्वारा, रंध्रों से जलवाष्प द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। किसके द्वारा होता है, जलवाष्प द्वारा होता है। और कुछ पादप में जल रंध्रों से, ठीक है, आगे देख लीजिए। कुछ पादपों में, ठीक है, जल रंध्रों से बूंद के रूप में, किस फॉर्म में बच्चों, बूंद के रूप में उत्सर्जन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। तो ये था बच्चों हमारा क्या, तरल उत्सर्जन पदार्थ। आप सभी को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि तरल उत्सर्जन पदार्थ जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनका उत्सर्जन कहाँ से होता है, ठीक है। तो हमारा 2 हो गया। अब बचा कौन सा, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, है ना। तो इसमें पढ़ना क्या है हमें, इसमें क्या होता है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों को पौधे कोशिकीय रिक्तिकाओं और ऊतकों में क्या करते हैं, ठीक है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है, इसमें पौधे अपशिष्ट पदार्थों को ठीक है कोशिकाओं, ठीक है, कोशिकीय रिक्तिकाओं, किसमें बच्चों, कोशिकीय रिक्तिकाओं और ऊतकों में संचित कर देते हैं, ठीक है बच्चों। कहाँ पे संचित कर देते हैं ठोस पदार्थों को, कोशिकीय रिक्तिकाओं और ऊतकों में। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और देखिए दूसरा, इसी में देख लीजिए दूसरा पॉइंट। कुछ पौधे गिरने वाली पत्तियों
तथा छालों में क्या कर देते हैं, संचित कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, संचित कर देते हैं, फिर समझना बच्चों। ठीक है, संचित कर देते हैं, और जब हमारी ये जो पत्तियां होती हैं और छाल होते हैं, जब वो गिर जाते हैं तो इन ठोस पदार्थों का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है ना। सही बात है कि नहीं। तो चलिए क्लियर हुआ पॉइंट। तो देखिए ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, पौधे अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकीय रिक्तिकाओं और ऊतक में संचित करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कहाँ संचित करते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं और ऊतक में। दूसरा पॉइंट समझना, कुछ पौधे गिरने वाली पत्तियों तथा छालों में क्या करते हैं, संचित करते हैं, और जब ये पत्तियां गिर जाती हैं तो उनका क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। क्लियर हुई बात, हो गई ना बात, समझ में आया। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट और है। ठीक है, जो पादप होते हैं, पादप, ठीक है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों को, पादप ठोस अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में क्या कर देते हैं बच्चों, मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक था बच्चों, आपको समझ में आया होगा, है ना। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप ये वीडियो में देखिए, जहां आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो भी हमें बताएं, है ना। क्लियर दिख रहा है सभी को, ओके। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो यहीं तक के लिए। ठीक है, ये वीडियो अब हमारा फिनिश होता है। अगला जो हमारा नया टॉपिक आने वाला है वो है जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका हम उपयोग करते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ हैं पर उनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक के लिए। सभी लोग हमारे वीडियो में जुड़े रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।